सर अगर हमें फ्यूचर जानने की शक्ति मिल जाए ना तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि हमारा फ्यूचर किस करियर में है, हमें 12th के बाद क्या चूज करना चाहिए, इसके अलावा हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में, किस चीज की मार्केट में डिमांड रहने वाली है, इन सब बातों को हम जानना चाहेंगे। तो बेटा उसके लिए ना आपको फ्यूचर जानने की शक्ति नहीं चाहिए, उसके लिए आज की सिर्फ आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, और इसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं ना कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या ऑप्शन बढ़िया रहेगा, ये आपको पता लग जाएगा। और मैंने तो कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे 12th के बाद क्या बच्चे बीकॉम कर लेते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और उसके बाद भी उन्हें डाउट रहता है कि यार क्या करना है, कैसे करना है, क्या करियर ऑप्शन मेरे लिए बढ़िया रहेगा। तो आपको ऐसे डाउट्स ना आए, इसलिए आज की वीडियो के अंदर हम सारे के सारे आपके ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा आपका फ्यूचर में किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार से उसके अंदर क्या क्या पैकेज रह सकता है, क्या खर्चा आ सकता है, इन सब बातों पर बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी रह सकती है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी कंफ्यूज है कि करियर ऑप्शंस क्या चूज करा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो करियर आफ्टर 12th, हाँ जी, करियर आफ्टर क्लास 12th। अगर मैं बात करूं बेटा, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले अपने किसकी, प्रोफेशनल कोर्सेज की। सर प्रोफेशनल कोर्सेज ही क्यों और कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज? बेटा प्रोफेशनल कोर्सेज की मार्केट में हमेशा डिमांड रहती है, एवरग्रीन कोर्सेज होते हैं और कहीं ना कहीं आप एक सिक्योर पोजीशन में खड़े हो जाते हैं अगर आपने प्रोफेशनल कोर्स करा है। ठीक है जी, चाहे मार्केट की कंडीशन कैसी भी हो। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर जो सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है, आपने देखा होगा चार्टेड अकाउंटेंसी, सीए, नाम के आगे सीए लगना ही कितनी बड़ी बात है ना, चार्टेड अकाउंटेंसी। इसके अलावा एसीसीए जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है, फॉरेन का कोर्स है, इन सब कोर्स आगे बात करेंगे। इसके अलावा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जो आपकी कॉस्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, सीएमए वहां पर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड होते हैं, उसके बारे में। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी कहीं ना कहीं लीगल मैटर्स को देखते हैं, वो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। चारों कोर्सेज क्या है, क्या क्या लेवल्स हैं, सब पे बात करेंगे, आज ये देखते हैं। तो मैंने जैसे बात बता रहा था आपको, वाई चूज प्रोफेशनल कोर्सेज के, प्रोफेशनल कोर्सेज ही क्यों? मैं तो बीकॉम एमकॉम पीएचडी कर लेता हूं। भाई बीकॉम एमकॉम पीएचडी तो कर लेते हो, बट प्रोफेशनल कोर्सेज की मार्केट में एक अलग ही डिमांड रहती है कि एक तो रिकॉग्निशन रहता है, सैलरी पैकेज अच्छा मिल जाता है, इसके अलावा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है। आप मास्टर्स कर लेंगे बट उसके बाद भी कोई आप कह नहीं सकते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी, बट प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आपको जॉब मिल जाती है। और इवन कहीं ना कहीं आप जैसे ही कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आ जाता है। इसके अंदर हाई डिमांड रहती है, जनरली आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज है हाई डिमांड रहती है, फाइनेंस के अंदर, लीगल के अंदर, मैनेजमेंट सेक्टर के अंदर। आपको पता है हर एक इंडस्ट्री के अंदर मैनेजमेंट होगी, तो वहां पर कहीं ना कहीं सीए, एसीसीए, इन सब की रिक्वायरमेंट रहती है। फाइनेंस मैटर्स कितने ज्यादा जरूरी है, तो उसके लिए भी इन सब चीजों की जरूरत रहती है। रिकॉग्निशन रहती है आपकी इन प्रोफेशनल कोर्सेज की, रिस्पेक्ट रहती है इंडस्ट्री के अंदर, सीए साहब आ गए हैं, ठीक है जी, हाँ जी। और ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज करने के बाद ही आप कंपनी के अंदर बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहुंचते हैं, चाहे वो सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, इस तरीके की डिफरेंट पोजीशंस पे ही आप ज्यादातर जो लोग हैं वो तब पहुंच पाते हैं जब उन्होंने कोई प्रोफेशनल कोर्स करा है, अच्छा कोर्स करा है। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। डाइवर्स करियर अपॉर्चुनिटीज आप फाइनेंस में, मैनेजमेंट में, कई आपके पास ऑप्शंस आते हैं डिफरेंट सेक्टर, जैसे कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपको आराम से जॉब मिल जाती है। कई बार गवर्नमेंट की आपने जॉब सुनी होंगी, ओपनिंग होती है, उसके अंदर लिखा होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन सीए होनी चाहिए, सीएमए होनी चाहिए, सीएस होनी चाहिए। एक्सीलेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्स में टाइम लगेगा, थोड़ा सा पैसा लगेगा, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा है, आपकी अच्छी पैकेज वाली जॉब लग जाती है जनरली। तो बात करते हैं, आ जाइए। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम चार्टेड अकाउंटेंसी। सर चार्टेड अकाउंटेंट, हाँ जी, चार्टेड अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके 3 लेवल रहते हैं बेटा, ठीक है जी। और ये जो चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स है ये रेगुलेट करा जाता है हमारे आईसीआई द्वारा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो भाई साहब अगर आप 12th पास हैं तो आप सीए के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपने कौन सी भी स्ट्रीम से करी हो, आप एलिजिबल हैं। आपने साइंस से करी है, आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। मेहनत करनी पड़ेगी और कोई बात नहीं है, बाकी आप एलिजिबल हैं। आपने आर्ट्स करी तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है जी। कॉमर्स या एनी स्ट्रीम से आप कर सकते हैं। इसके अलावा 3 लेवल रहते हैं, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। इसके अलावा अगर कोई बीकॉम कर चुका है या ग्रेजुएशन कर चुका है, ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट इंटरमीडिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। डायरेक्ट आपको फिर फाउंडेशन नहीं देना पड़ता उस केस में। अगर आपने क्या करा है, आपने बीकॉम कर रखी है, बेसिकली ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप डायरेक्ट इंटर लेवल पे भी जा सकते हैं। अच्छा सर 3 लेवल है, अब बात करते हैं लेवल्स की। तो भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करें अगर कि सर हमारे इसकी क्या आर्टिकलशिप है, क्या ट्रेनिंग है, तो आर्टिकलशिप कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है जी। आप फाउंडेशन करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद 2 साल की पहले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, देन फाइनल का एग्जाम देते हैं और देन आपकी जॉब लगती है। ड्यूरेशन कहीं ना कहीं सीए करने में 5 से 6 साल आपको लग जाते हैं, 5 से 6 साल का ये कोर्स है। आपने सुना होगा सर मेरे तो फलाना रिश्तेदार है उसको 10 साल लग गए, 12 साल लग गए। भाई साहब अब आपका अगर एग्जाम नहीं निकला तो आपके पास ऑप्शन आप देते रहिए, बट अगर आप ढंग से करेंगे तो 5 से 6 साल में निकल जाएगा। इसके अलावा करियर की ऑप्शन देखो, आप ऑडिट में जा सकते हैं, आप टैक्सेशन में जा सकते हैं, आप फाइनेंस में जा सकते हैं, आप कंसल्टेंसी, प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा होगा लोग खुद की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। फीस अगर मैं बात करूं, टोटल फीस जो आईसीआई आपसे लेगा वो लगती है 1 लाख रुपए। आप जो कोचिंग लेंगे वो अलग है, यहाँ पर आईसीआई को टोटल जो आप 4-5 साल में फीस देंगे वो टोटल 1 लाख रुपए लेगा, ठीक है जी। वो एप्लीकेशन सब मिला के
बात करें सबसे पहले फाउंडेशन लेवल के पेपर्स की, तो फाउंडेशन लेवल पे बेटा यहाँ पर 4 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 इज अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 इज लॉ, पेपर नंबर 3 इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि मैथ्स, स्टैट्स, एलआर यहाँ पर होता है। 40 नंबर का मैथ्स होता है, 40 नंबर का स्टैट्स होता है और 20 नंबर का एलआर होता है। तो अगर किसी बच्चे को डर है कि सर मेरे को तो मैथ्स नहीं आती, मैंने तो 10th के बाद पढ़ी नहीं है, तो बेटा आप स्टैट्स और एलआर को करके भी अच्छे से पास हो सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 होता है। यहाँ पर आपको 400 में से 200 नंबर लाने होते हैं। इसके लिए आगे इन्फॉर्मेशन के लिए अगर सीए आपको करना ही है तो उसके लिए आप डिफरेंट वीडियो पे जा सकते हैं, बट अभी मैं यहाँ पर एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ कि कितने लेवल हैं, क्या पेपर हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद फाउंडेशन क्लियर करेंगे आप, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं। इंटरमीडिएट लेवल के अंदर हमारे 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। आप एक एक ग्रुप करके भी दे सकते हैं, आप बोथ ग्रुप एक साथ भी दे सकते हैं। एक ग्रुप में बेटा जैसे ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 के अंदर 3 पेपर होते हैं। पेपर नंबर 1 इज एडवांस अकाउंटिंग, पेपर नंबर 2 इज कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ, पेपर नंबर 3 इज टैक्सेशन। अब जो टैक्सेशन है ना, उसके 2 पार्ट हैं, मतलब पेपर एक ही होगा 100 नंबर का, बट वो 2 पार्ट में आएगा। सेक्शन ए होगा आपका इनकम टैक्स और सेक्शन बी होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 50-50 मार्क्स के दोनों सब्जेक्ट रहते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप 1 होता है। आप चाहे तो एक बार ग्रुप 1 दीजिए और ग्रुप 2 अलग दे दीजिए, चाहे तो ग्रुप 1 के 3 पेपर और ग्रुप 2 के 3 पेपर आप एक साथ दे सकते हैं, ठीक है जी। और ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 4, ग्रुप 2 के अंदर मतलब पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग होता है बेसिकली। पेपर नंबर 5 ऑडिटिंग एंड एथिक्स, एंड पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। जैसे इनकम टैक्स से 2 पार्ट थे, वैसे यहाँ पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो ये इंटर में टोटल 6 पेपर हैं। देखा जाए तो वैसे 8 हो गए, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं और वहाँ पर 2 हैं, क्योंकि भाई है 50-50 नंबर के, बट पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना। हाँ जी। तो इस तरीके से आपने देखा इंटरमीडिएट लेवल पे पेपर। इसके अलावा जब आप इंटर क्लियर कर लेते हैं, फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको एसपीओएम, ठीक है जी, सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल के पेपर देने पड़ते हैं, ठीक है। और ये कंपलसरी है, ये मतलब 4 आपको सेट देने पड़ते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट है कि सीए फाइनल स्टूडेंट्स को। जब आप सीए फाइनल में तभी एलिजिबल होंगे जब आपने इंटर क्लियर कर लिया, उसके बाद एसपीओएम के ये जो 4 सेट हैं ये क्लियर कर ली हैं, और ये ऑनलाइन पेपर होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है ज़्यादातर बच्चों को। इसके बाद अगर बात करें फाइनल लेवल की, फाइनल लेवल पे अगर हम देखें तो उसके अंदर भी 2 ही ग्रुप है। जैसे यहाँ पर इंटर में 2 ग्रुप थे, वैसे ही फाइनल में भी 2 ग्रुप है। ग्रुप 1 के अंदर फिर से 3 पेपर हैं। पेपर नंबर 1 इज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ही है, अकाउंटिंग का एडवांस वर्जन है। पेपर नंबर 2 इज एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने इंटर में देखी थी SMFM, वहाँ पर उसका एडवांस वर्जन आगे है। पेपर नंबर 3 इज एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस, ऑडिटिंग पेपर नंबर 5 था हमारा, उसका एडवांस वर्जन आ गया, एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, 100 मार्क्स का, ठीक है जी। फाइनल लेवल पे भी ऐसी है कि आप एक ग्रुप दीजिए, एक बार में ग्रुप 2 दीजिए, और चाहे तो दोनों ग्रुप एक साथ दे दीजिए, ठीक है जी। वो आपके ऊपर है कि आप कितना प्रेशर ले सकते हैं, ठीक है जी। तो सी फाइनल का ग्रुप 2 की अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर नंबर 4 इज जैसे डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पेपर नंबर 5 इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखो वहां पर इंटर लेवल पे हमारा डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और जीएसटी एक ही पेपर था, बट यहाँ पर ग्रुप 2 के अंदर अलग अलग पेपर हो गए हैं। 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स है, 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड पेपर नंबर 6 इज इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ठीक है जी। तो ये फाइनल के पेपर है, ठीक है। सबसे पहले आप फाउंडेशन देंगे, फिर इंटर देंगे, इंटर देने के बाद आप सेल्फ पेज ऑनलाइन मॉड्यूल करेंगे, इसके बीच में आप ट्रेनिंग करेंगे 2 साल की, उसके बाद आप फाइनल का पेपर देंगे। और फाइनल जब क्लियर हो जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे, आप बन जाएंगे सीए, नाम के आगे लग जाएगा सीए। हाँ जी सर, अच्छा लग रहा है सुनने में। अगर बात करें लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए बेटा आप मान के चलिए कि जिस मंथ आपका एग्जाम होता है ना, उससे 4 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होता है। यानी कि अगर आपका एग्जाम बेटा आप कहाँ देने वाले हैं सर, अगर आप सितंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं तो सितंबर से 4 महीने पहले, सितंबर मंथ के अंदर एग्जाम है तो सितंबर से 4 महीने पहले यानी कि 1 मई तक आपको अपना रजिस्ट्रेशन फिल कर देना है। लास्ट डेट है बेटा, इससे पहले कर सकते हो, इसके बाद करोगे तो आप एलिजिबल नहीं होंगे सितंबर के लिए। ऐसे ही मई में एग्जाम देना है तो 4 महीने पहले 1 जनवरी तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 2 मई को करोगे तो नहीं होगा आप एलिजिबल फिर आप मई अटेम्प्ट के लिए। और जनवरी में देना है तो 4 महीने पहले यानी कि 1 सितंबर तक आपको क्या कर देना है, लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की फाउंडेशन एग्जाम की। बट वहीं मैं बात करूं लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, सर इंटरमीडिएट कोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें जैसे वहाँ पर 4 महीने चाहिए थे, यहाँ पर 8 महीने चाहिए थे। जैसे कि जनवरी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 1 मई, देखो जनवरी के लिए आपको यहाँ पर जनवरी से आपका जनवरी में एग्जाम है तो उससे 8 महीने पहले यानी कि 1 मई तक आपको लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। सितंबर में एग्जाम देना है तो उससे 8 महीने पहले 1 जनवरी, और मई में एग्जाम देना है तो उससे 8 महीने पहले 1 सितंबर। तो फाउंडेशन, इंटर और इवन फाइनल भी अब साल में 3 बार होता है, अब साल में 3 बार होता है, 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने मई में दिया, बाई चांस नहीं निकला तो आप उसके बाद सितंबर में दे सकते हैं, या किसी बच्चे ने सितंबर में दिया नहीं निकला तो आप जनवरी में दे सकते हैं। तो आपके पास साल में 3 ऑप्शन रहते हैं, आप जब चाहे एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर।
इसके बाद अगर बात करें अपॉर्चुनिटीज़ की क्या रहती है सीए की, तो वैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, हर एक को पता है अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हाई रहती हैं सीए की, ठीक है। आप किसी भी बिग 4 फर्म में जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आपकी जो फर्म्स होती हैं, हर एक को सीए की जरूरत होती है, अकाउंट्स की जरूरत होती है। अकाउंट्स के लिए जो आपकी हाई लेवल की अकाउंट्स है, अकाउंट्स के लिए, ऑडिटिंग के लिए, टैक्सेशन के लिए सीए की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपनी प्रैक्टिस में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया। इसके अलावा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपने एंटरप्रेन्योर बिजनेस कर सकते हैं अपना, ठीक है जी। और इसके अलावा आप अगर आपने सीए कर लिया है तो आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं, या फर्दर स्टडीज़ यूपीएससी, या कई बार बच्चे मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। बाकी हाँ, सीए करने के बाद जॉब अच्छी लग जाती है। हाँ जी, अगर बात करें सीए क्या क्या पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो जहाँ पर हम जा सकते हैं, तो भाई साहब आप देखो, अगर आपने सुना होगा क्या सर, बोट कंपनी जो है उसके जो फाउंडर हैं अमन गुप्ता साहब, वो भी क्या है, सीए हैं। तो भाई साहब जब आप सीए कर लेते हैं आपको इतनी सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। सबसे पहली बात जो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं आज के मार्केट में ट्रेंड है, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आईटी कंसल्टिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं एडवाइजरी सर्विस, आप एडवाइजरी सर्विस खोल सकते हैं, कंसल्टेंसी आप जिसे कहते हैं। इसके अलावा एडवांस फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स, आप फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के अंदर आप कहीं ना कहीं आप कंसल्टिंग करते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट के बारे में आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि बेटा सीए जब आप कर लेते हो ना तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल चुका है, आपने इतनी सारी पढ़ाई कर ली है, टैक्स पता है आपको, ऑडिट पता है, लॉ पता है, सब कुछ पता है, तो कंप्लीट पैकेज हो चुका है। बिजनेस कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक है जी। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब के अंदर कई बार आपके मैंने बताया जैसे कई सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं आपके पास। एकेडमिक्स, आप एकेडमिक्स के अंदर भाई मैंने बताया ना, आप जॉब करोगे, एम्प्लॉयमेंट करोगे। इसके अलावा टीचर तो बन ही सकते हो। हाँ जी सर, हाँ जी सर। इसके बाद अगर बात करें ACCA एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, हाँ जी, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आपको शायद कम दिख रहा होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। ACCA इज अ फास्टर ग्रोइंग इंटरनेशनल ऑफ अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं ACCA जो है ना बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है आज के समय के अंदर। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं CA अगर आप करते हैं तो इंडिया के अंदर बहुत डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको फॉरेन जाना है, आपको फॉरेन के अंदर सेटल होना है, तो उसके लिए ACCA एक बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है जी। ACCA एक बढ़िया ऑप्शन है। हाँ जी, तो अगर बात करें इसकी, अगर सर ऐसा बढ़िया ऑप्शन क्यों है, तो इसकी की हाईलाइट सर 180 से ज्यादा कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है। आप यानी कि 180 प्लस कंट्रीज के अंदर आपने ACCA कर लिया तो 180 प्लस कंट्रीज के अंदर आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है जी। दुबई इसके अंदर नंबर 1 पे आता है। फ्लेक्सिबल एग्जाम स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो एग्जाम स्ट्रक्चर मैं आपको समझाऊंगा, आप जैसे वहाँ पर तो एक बार में 3 पेपर, 6 पेपर, 4 पेपर देने थे, यानी कि पूरा अगर मैं देखो CA के अंदर मेरे को 16 एग्जाम देने हैं, 4 फाउंडेशन के, इंटर के 6 और फाइनल के 6। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि आप एक एक पेपर करके भी दे सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल एग्जाम रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। अट्रैक्टिव पासिंग परसेंटेज, अब भाई CA के अंदर जो पासिंग परसेंटेज रहती है वो 10 से 12% रहती है, बट ACCA के अंदर हम पासिंग परसेंटेज देखते हैं कि 40 से 50% बड़े आराम से आ जाते हैं। तो यहाँ पर पास होना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। इंडस्ट्री एक्सपोजर रहता है, यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकली लिए जाते हैं, यानी कि CA के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपको पेन पेपर पर आज भी लिखवाया जाएगा, बट प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आपको जाके पता लगेगा कि सारा का सारा काम तो कंप्यूटर पर हो रहा है, एक्सेल पे हो रहा है, वर्ड पे हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो ACCA है वो पूरे के पूरे एग्जाम सुन के ना बिल्कुल प्रैक्टिकली लिए जाते हैं, यानी कि आपको कोई भी आपको पेन पेपर नहीं चलाना है, आपको पूरा का पूरा एग्जाम किस पे होने वाला है, कंप्यूटर पे होने वाला है, जहां पर आपको एक्सेल पे, वर्ड पे ही आंसर लिखने हैं। तो कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकली आपको एक्सपोजर मिलता है, कहीं ना कहीं मार्केट की डिमांड पूरी होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोइंग कोर्स है। मैं CA के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सर वो आउटडेटेड है, बट मैं बता रहा हूं कि ACCA किन मामलों में अच्छा है, ठीक है जी। हाँ जी, तो इंडस्ट्री एक्सपोजर थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपोजर, एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक प्रैक्टिकली ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उसके बाद ही आप ACCA के मेंबर बन पाते हैं। सर इसके बारे में बात करते हैं फिर। तो ACCA कोर्स की अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं तो 12th पास के बाद आप क्या कर सकते हैं, एनी स्ट्रीम के अंदर, मतलब आपने 12th पास कर लिया अगर किसी भी स्ट्रीम में, तो आप क्या कर सकते हैं, ACCA कर सकते हैं। CA के अंदर भी यही था, 12th पास कर ली है तो आप ACCA कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ जी सर, ग्रेजुएट कर लिया, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, सर ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, ठीक है जी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या CA एंटर कर लिया है, तो आपके कई सारे पेपर यहाँ पर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, 5 पेपर के आसपास एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा CA फाइनल क्वालिफाई है तो फिर और कुछ ज़्यादा पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं, फिर और कम पेपर देने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे CA के अंदर हमने देखा था फाउंडेशन हमें नहीं देने की जरूरत, अगर हमने क्या कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली है। तो यहाँ पर भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है या CA एंटर कर लिया है, तो यहाँ पर कई सारे पेपर एग्जाम्प्ट होते हैं, 5-6 पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। ऐसे ही फाइनल अगर CA बन गए हो तो ACCA के अंदर और ज़्यादा बेनिफिट है, फिर और ज़्यादा आपको क्या मिल जाता है, और ज़्यादा आपको पेपर एग्जाम्प्ट हो जाते हैं जो आपको पेपर नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी सर, इसके अलावा बात करें सर, यहाँ पर भी 3 लेवल है, ठीक है जी, नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल, स्किल लेवल और प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल के अंदर प्यारे बच्चे यहाँ पर 3 पेपर होते हैं।
अकाउंटेंट इन बिजनेस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अकाउंटेंट इन बिजनेस बेसिकली ये बीटी, बिजनेस टेक्नोलॉजी का पेपर होता है, ठीक है जी। यहाँ पर आपको थोड़ी अकाउंट, थोड़ी टेक्नोलॉजी का पेपर होता है। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्टिंग है बेसिकली, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी अकाउंट्स है, बेसिक अकाउंट्स है जो आपने पहले भी पढ़ी है। अप्लाइड स्किल, देखो यहाँ पर 3 पेपर है, वो आपके नॉलेज लेवल पे, स्किल लेवल पे हमारे 6 पेपर हैं, जिसके अंदर आपका लॉ आ जाता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्टिंग ही होता है, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अकाउंट्स, ऑडिटिंग और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 6 पेपर हैं। उसके अलावा आपका बात करें अगर प्रोफेशनल लेवल की, तो प्रोफेशनल लेवल के अंदर देखो 2 पेपर तो देने ही है, ये आपको हर एक बच्चे को देने पड़ेंगे, स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एंड स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग। ये SBR जो है कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मिलता जुलता है। उसके अलावा देखो 2 पेपर तो कंपलसरी हैं, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि इन 4 पेपर के अंदर से कोई 2 ऑप्शन चूज करने हैं। सीए के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पर ऑप्शन है। तो देखो 3 + 6 9, 2 4 11 और 2 13, यानी कि हमें टोटल यहाँ पर एसीसी के अंदर 13 पेपर देने हैं, जबकि सीए के अंदर हमें 16 पेपर देने थे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, अब जिस बच्चे को फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अच्छा लगता है वो ये वाला पेपर चूज कर लेगा, जिसको कॉस्टिंग अच्छा लगता है तो एडवांस पीएम यूज कर लेगा, टैक्सेशन अच्छा लग रहा था आपको तो आप टैक्सेशन यूज कर लोगे, ऑडिटिंग अच्छा लग रहा था तो ऑडिटिंग चूज कर लोगे। यहाँ पर हमारे ऊपर है। और यहाँ पर जो सबसे खास बात जो यहाँ पर रहती है कि आप फॉर एग्जाम्पल आप स्किल लेवल पे हैं या नॉलेज लेवल पे हैं, आप एक पेपर भी करके दे सकते हैं। आप चाहे तो एक बार में 4 पेपर दीजिए, चाहे तो एक बार में 3 पेपर दीजिए, वो आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो आप बच्चों के लिए करना आसान है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल एसीसीए की तरफ ट्रेंड हो रहा है, इसलिए ट्रेंडिंग कोर्स बनता जा रहा है। अगर हम बात करें सर डिफरेंस क्या है एसीसीए वर्सेस सीए के अंदर, 4 की डिफरेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, तो एसीसीए एक कहीं ना कहीं आपके 3 लेवल पे स्प्रेड करता है, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल। सीए के अंदर भी वही 3 लेवल है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल। एग्जाम्स की बात करेंगे अगर हम, तो यहाँ पर टोटल एसीसीए के अंदर 13 पेपर हैं, जबकि सीए के अंदर हमारे 16 पेपर हमें देने ही देने पड़ेंगे। पास परसेंटेज की अगर मैं बात करूं, पास परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे सर, तो यहाँ पर जो एसीसी का पास परसेंटेज 40 से 50% रहता है। अब आप कहेंगे सर आप कह रहे थे इसमें तो आसानी से पास हो जाते हैं आप, तो इसमें 40-50% क्यों है? भाई साहब सारे बच्चे पढ़ते थोड़ा ना, सारे बच्चे आपकी तरह इंपॉर्टेंट थोड़ा ना होते हैं। तो जब आप नहीं पढ़ोगे तो पास कैसे होगे? तो 40 से 50% अच्छा पासिंग परसेंटेज है। और जो एसीसी इंस्टीट्यूट है ना, इनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। वो अपने इवेंट्स करते रहते हैं कि ये देखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पासिंग परसेंटेज कैसे करी जाए, बच्चों को कैसे मोटिवेट करा जाए, बच्चे कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान देते हैं। जबकि पास परसेंटेज अगर सीए में बात करें तो पासिंग परसेंटेज यहाँ पर 8 से 10% है। इसलिए आपने अपने रिश्तेदारों को कहते हुए सुनोगे यार सीए तो बहुत टफ है, कुछ और देख लो, ठीक है जी। इसके अलावा अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 से 4 साल में, वैसे 3 साल में आप बड़ा आराम से कर सकते हैं, 2 से 3 साल में, बट 4 साल कि आप आराम से कर रहे हैं, एक पेपर करके दे रहे हैं, तब भी 4 साल में आराम से हो जाएगा। वहीं बात करें सीए की तो यहाँ पर 5 साल लगते हैं आपको, क्योंकि 2 साल की तो ट्रेनिंग ही है। हाँ जी सर, और आपका वो टाइम लाइन डिसाइडेड है। इसके अलावा टॉप कंपनीज दैट हायर ईसीसीए, देखो सीए को तो हायर करती हैं, एसीसीए को बहुत ज़्यादा हायर करने लगी हैं आजकल कंपनियां। जैसे कि ईवाई आपकी जो टॉप फॉर्म है, टॉप 4 है, बिग 4 जो है ईवाई, पीडब्ल्यूसी, डेलॉयट, केपीएमजी, ग्रैंड थॉर्टन, बिग 5, इसके अलावा बीडीओ, एसेंचर, टाटा ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टेड, मैकिन्सी, ये सारी की सारी कंपनीज एसीसीए को बहुत कहीं ना कहीं एसीसीए की डिमांड है इन कंपनीज के अंदर बहुत ज़्यादा, जो एसीसीए प्रोफेशनल को हायर करती हैं। और इसके अलावा मैंने बताया इंडिया में तो है ही ऑप्शंस, इसके अलावा फॉरेन के अंदर ऑप्शंस है। अगर आप को चाहना है, आपकी चाह है कि सर मैं दुबई जाऊँ, मैं यूएस जाऊँ, तो वहाँ पर भी आप एसीसीए करके आराम से सेटल हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स की। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सीएमए, तो सर ये जैसे हमारे सीए को कौन डील कर रहा था, सीए को कौन रेगुलेट कर रहा था? आईसीआई इंस्टीट्यूट। यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डील कर रहे होते हैं, इनको रेगुलाइज कर रहे होते हैं। एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर भी सर वही है, 12th पास या आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर आपने क्या कर लिया हो, आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली हो। लेवल्स क्या है सर? सीएमए फाउंडेशन, सीएमए इंटरमीडिएट एंड सीएमए फाइनल, ठीक है जी। सर सीए और इसमें फ़र्क क्या है बेटा? सीए के अंदर कहीं ना कहीं जो पेपर है थोड़ा उसका लेवल अच्छा रहता है, पासिंग परसेंटेज कम रहती है, बट सीएमए के अंदर जो पेपर का लेवल है थोड़ा आसान रहता है। इसके अलावा पासिंग परसेंटेज एज कंपेयर टू सीए ज़्यादा रहती है, ठीक है जी। हाँ जी सर, तो देखते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट प्रैक्टिकल। यहाँ पर ट्रेनिंग जो है बेटा 3 साल की यहाँ पर मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, 15 मंथ की मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है, जिसके अंदर आपको बनने से पहले, मतलब सीएमए बनने से पहले 15 मंथ की ट्रेनिंग मिनिमम करनी पड़ेगी। टोटल ट्रेनिंग जो है 3 साल की करनी पड़ेगी। करियर भाई साहब देखो, सीएमए उसके लिए करना चाहिए जिसको कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि हर एक चीज़ की कॉस्ट जानना बहुत ज़्यादा उसके लिए इंटरेस्टिंग रखता है उसके लिए, तो वहाँ पर कॉस्टिंग के अंदर आप जा सकते हैं। कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पर बेसिकली देखो सीए के अंदर आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हैं, टैक्सेशन भी पढ़ते हैं, इसके अलावा ऑडिटिंग भी पढ़ते हैं। यहाँ पर भी पढ़ते तो हैं, बट यहाँ पर जो पूरा इंस्टीट्यूट का ध्यान रहता है ना, वो हमेशा कॉस्टिंग पे रहता है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है सर? नाम क्या है हमारे पेपर का? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा आपको कॉस्ट पे ध्यान देते हैं। तो इसलिए आप कॉस्टिंग के अंदर आप कॉस्ट ऑडिटर बन सकते हैं, बजटिंग, इंटरनल ऑडिट, MIS, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये आपके पास करियर ऑप्शन रहते हैं।
फाउंडेशन की कोर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर वही आपके जैसे सीए के अंदर 4 पेपर थे वैसे ही यहाँ पर 4 पेपर है। आपका एक लॉ एंड बीसीआर आता है, बिजनेस कम्युनिकेशन सॉरी। इसके अलावा पेपर नंबर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंट्स है और उसके साथ भी देखो कॉस्ट लगा दी है यहाँ पर, जबकि सीए में ऐसा नहीं है। पेपर नंबर 3 के अंदर आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, जबकि सीए के अंदर मैथ स्टैट्स एलआर था। और पेपर नंबर 4 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट। ठीक है जी, हाँ जी सर। तो ये सीएमए फाउंडेशन का कोर्स है 4 सब्जेक्ट का। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीएमए के अंदर कहीं ना कहीं हमने देखा है जनरली क्या होता है कि सीएमए के अंदर थोड़ा सा हमारा जो सिलेबस होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, बट पेपर का लेवल आसान रहता है। सीएमए के अंदर सिलेबस जो है एज कम्पेयर टू सीए ज़्यादा रहेगा, बट पेपर आसान रहेगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी वही 2 ग्रुप है, बट यहाँ पर एक एक ग्रुप में 4-4 पेपर है। वहाँ 3 पेपर थे, यहाँ 4-4 पेपर है। पेपर नंबर 5 जैसे कि बिजनेस लॉ एंड एथिक्स है। पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स है। पेपर नंबर 7 इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड पेपर नंबर 8 इज कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है जी, वही 100 नंबर के पेपर है 4। ऐसे ही ग्रुप 2 है, जैसे सीए के अंदर हम एक एक ग्रुप करके दे सकते थे, यहाँ पर भी एक एक ग्रुप करके आराम से दे सकते हैं। ग्रुप 2 के अंदर मैं बात करूंगा तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके अलावा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट देखो अकाउंट्स के साथ ऑडिट लगा दी यहाँ पर। इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का कोर्स है। एंड पेपर नंबर 12 इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कॉस्टिंग है बेसिकली ये। ठीक है जी, हाँ जी सर, मैंने बता रहा हूँ सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहेगा, बट पेपर का लेवल आसान रहेगा, आप कर पाएंगे अगर आप अच्छे से करें तो। फाइनल लेवल के पेपर की बात करें तो भाई साहब ग्रुप नंबर 3, देखो ग्रुप नंबर 3 कुछ नहीं है, इंटर में ग्रुप 1 ग्रुप 2, फाइनल पे ग्रुप 3 ग्रुप 4 बोलते हैं इसे। इसके अलावा पेपर नंबर इसके अंदर जो 13 आएगा देखो वहाँ पर आपके फाउंडेशन पे 4 दिए, इंटर पे 8 दिए, तो 12 हो गए, तो इसलिए पेपर नंबर 30 लिखते हैं। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज देन स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अलावा डायरेक्ट लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सारे के सारे पेपर हैं ग्रुप 3 के, यानी कि फाइनल लेवल के पेपर हैं। और फाइनल लेवल पे ग्रुप 2 की बात करें तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इनडायरेक्ट टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। इसके बाद अगर हम बात करें एडमिशन की डेडलाइंस की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब सीएमए के अंदर अगर आपको एग्जाम देना है तो जून अगर एग्जाम देना है तो 31 जनवरी ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर विल बी द लास्ट आपकी कह सकते हैं डेट है जहां तक आपको अपना एग्जाम की रजिस्ट्रेशन कर देनी है। दिसंबर के अंदर एग्जाम देना है, इसके एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, तो 31 जुलाई ऑफ द सेम कैलेंडर ईयर। ठीक है जी, तो ये डेट्स याद रखिएगा, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट जॉब क्या है, रोल्स क्या है सीएमए के, तो भाई साहब देखो कई बार अब आपको आपने सुनने में आया होगा कि सर सीए की तो बहुत डिमांड है बट सीएमए को क्या जॉब मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अब इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आपकी कहना मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो वहाँ पर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो सीएमए की डिमांड एक तो बढ़ने वाली है, बढ़ भी रही है बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा ये आप फॉलोइंग रोल्स हैं जो आप निभा सकते हैं, जैसे कि सीएमडी बनते हैं आप कंपनी के, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है, सीएफओ, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वीपी इन फाइनेंस। इसके अलावा कॉस्ट एडवाइजर, कंट्रोलर, रिस्क एंड मैनेजर, इसके अलावा बिजनेस एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, ये सारे के सारे करियर ऑप्शन हैं। आप इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट तक जा सकते हैं सीएमए करने के बावजूद। तो जो कहते हैं ना कि सर सीएमए के बाद कुछ नहीं होगा, बेटा बहुत कुछ होगा। इवन मैंने आपको बताया ना भाई, मार्केट में डिमांड है बहुत ज़्यादा उनकी। अपॉर्चुनिटीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अब भाई आपने इतना अच्छा कोर्स करा है तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर भी आप जा सकते हैं, ठीक है, वो आपकी कॉल है। जैसे कि आप इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज में जा सकते हैं। इसके अलावा आईएएस, यूपीएससी से जो बनते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यूपीएससी है, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज, ये सारे के सारे आप सीएमए करने के बाद भी जा सकते हैं। ठीक है जी, हाँ जी, सीएमए क्या सीए करने के बाद भी जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। वैसे तो ये वाले जो आपके कह सकता हूँ मैं अपॉर्चुनिटी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, ये तो आप ग्रेजुएशन के बाद भी जा सकते हैं। बट ये होता है कि अगर आपने कोई कोर्स करा है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा एक कह सकते हैं एज मिलता है, बेनिफिट मिलता है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें अगर तीनों के तीनों कोर्सेज का, तो भाई साहब देखो सीए के अंदर अप्रॉक्स आपसे जो पैसे लिए जाएंगे वो अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे इन 4 सालों में, 4 से 5 सालों के अंदर। सीएमए के अंदर यही 75,000 आपसे लिए जाते हैं 4 सालों के अंदर। एसीसीए थोड़ा सा यहाँ पर कॉस्टली हो जाता है, फॉरेन का कोर्स है, डॉलर्स में आपको फीस भरनी पड़ती है, तो यहाँ पर आपसे 2 से 2.5 लाख रुपए लिए जाते हैं 2 से 3 सालों के अंदर। तो अगर आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं और आपको लगता है कि सर मेरे को जल्दी करना है, इसके अलावा मेरे को प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, मेरे को फॉरेन के अंदर भी जॉब का एक ऑप्शन खुला रहे, तो उसके लिए आप एसीसीए आपके लिए बड़ी ऑप्शन है। इसके बाद कंपनी सेक्रेटरी। अब कंपनी सेक्रेटरी भाई साहब देखो, कंपनी सेक्रेटरी वो किन बच्चों के लिए अच्छा है जो कहीं ना कहीं लॉ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, यानी कि जिनका थ्योरी पे अच्छा पकड़ है। तो कंपनी सेक्रेटरी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ट्रेनिंग है 21 मंथ की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, ठीक है, पर हाँ 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ट्रेनिंग है, उसके बाद ही आप सीएस बनते हैं। करियर ऑप्शंस की बात करें तो बेटा करियर ऑप्शंस के अंदर यहाँ पर जैसे कि कॉर्पोरेट लॉ, कंप्लायंसेस, सेक्रेटेरियल रोल्स रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कंपनी सेक्रेटरी की, तो कहीं ना कहीं बच्चे कई बार क्या करते हैं एलएलबी। बेटा देखो यहाँ पर ना लॉ का बहुत ज़्यादा रोल है,
अगर आपकी थ्योरी अच्छी है, आपका लॉ पे पकड़ है, तो बच्चे आपके लिए कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स बहुत बढ़िया रहेगा। और आप एलएलबी के साथ सीएस कर लेते हैं तो एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। इसके बाद आपकी कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बहुत अच्छी पकड़ हो जाती है। कॉर्पोरेट के अंदर, कंपनीज के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा लीगल मैटर्स के लिए जरूरत होती है, तो आप बड़ी कंपनीज के अंदर इस कॉम्बिनेशन के साथ आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। ठीक है जी, बट क्रिमिनल लॉ में जाना है तो बात अलग है, तो उसके लिए फिर आपको सीएस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। करियर की बात करूँ अगर मैं करियर की, तो कॉर्पोरेट लॉ जैसे मैंने बताया, कंप्लायंसेस, सेक्रेटेरियल रोल्स, और हर एक कंपनी को ना कहीं लीगल मैटर्स के लिए एक व्यक्ति चाहिए होता है, और जनरली वो आपने देखा होगा उसके पास सीएस की कहीं ना कहीं डिग्री रहती है। कंपनी को जो लीगल मैटर देखता है वो सीएस होता है हमेशा। फीस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड 60,000 की इसकी फीस रहती है। ठीक है, अब सर आपने इतनी सारी चीज़ें बता रहे हो, बट ये तो बता नहीं रहे कि सर अगर हमें कोर्सेज करने हैं तो कोचिंग कहाँ से लें। कोचिंग भी तो होगी, तो बेटा कोचिंग के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की आपको पता है, सीए, सीएमए, सीएस, ये सारी की सारी कोचिंग ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी प्रोवाइड करता है। और बाकी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन मैं आगे भी दे दूंगा, आपको चिंता नहीं करनी है उसके बारे में। कंपनी सेक्रेटरी रेगुलेटेड बाय ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12th पास, कॉमर्स फॉर एनी स्ट्रीम। तो हमने देखा सर हर एक कहीं ना कहीं एलिजिबिलिटी हमने वही आपको लिए कोर्स लिए हैं जो 12th के बाद आप आराम से कर सकते हैं। लेवल क्या है, तो सर इसके अंदर भी एक फाउंडेशन लेवल है जिसे हम CSIT कहते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव लेवल, इंटर लेवल की तरह, और एक प्रोफेशनल लेवल है। ठीक है जी, नाम अलग है, बाकी लेवल्स वैसे ही हैं। इसके अलावा रोल्स क्या रहते हैं सीएस के? रोल्स रहते हैं बेटा जैसे एडवाइजर टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लीगल मैटर्स के अंदर आपको एडवाइस की जरूरत होती है, उसके लिए की मैनेजरियल पर्सन होते हैं, कंप्लायंस ऑफिसर होते हैं, कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक प्लानर होते हैं, सर्टिफिकेशन सर्विसेज, इंटरनल ऑडिटर, और इंटरनल ऑडिट के लिए जो व्यक्ति बैठा होता है वो जनरली सीएस होता है, सेक्रेटेरियल ऑडिटर, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, चीफ गवर्नेंस ऑफिसर, जीएसटी प्रोफेशनल, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज, सोशल इंपैक्ट असेसर, आर्बिट्रेटर एंड मेडिटेटर। आप जाके जब आगे अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आर्बिट्रेटर बहुत ज़्यादा वर्ड आपको देखने को मिलता है, वो जनरली सीएस को बनाया जाता है। ठीक है जी, हाँ जी सर। विच वन यू शुड चूज, सर हमें क्या चूज करना चाहिए? तो भाई देखो, सबसे पहले आप देखेंगे इंटरेस्ट आपका क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको इंडिया में ही रहना है तो आपके लिए सीए बढ़िया ऑप्शन है। बट अगर आपको थ्योरी में आपका इंटरेस्ट है तो आप सीएस देखिए। अगर आपको कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा जानने की पसंद है तो आप सीएमए देखिए। अगर आपको फॉरेन में जाना है और थोड़ा सा जल्दी से आपको अपनी ग्रेजुएशन जल्दी से अपने प्रोफेशनल कोर्स को पूरा करना है तो आप ACCA देख सकते हैं। ठीक है ना, हाँ जी। तो आपको इंटरेस्ट देखना है, आपको देखना है। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरा मन तो है सीए करने का, बट मैं ना दिन में 4-5 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ सकता, तो मेरे लिए सीए भाई साहब किसी काम का नहीं है। मेरे को चाहिए कि ना कम मेहनत में मेरे को ज़्यादा फल मिल जाए, तो फिर मेरे लिए ACCA बढ़ी रहेगा। मैं मेहनत ज़्यादा कर सकता हूँ बट मेरे पैसे नहीं है, तो आप सीए देख सकते हैं, CMA देख सकते हैं। मेरी लॉ अच्छी है तो मैं सीएस देखूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से आपको चूज करना पड़ेगा। स्किल सेट, भाई साहब आपकी क्या स्किल है, मतलब जैसे मैंने बताया कि अगर आपके मैथ्स अच्छी है, अकाउंट्स में अच्छी है, तो आप इनमें से कोई भी कोर्स देखेंगे, CA, ACCA या CMA में से। बट अगर थ्योरी अच्छी है तो आप सीएस देखिएगा। ठीक है जी, हाँ जी सर। इसके अलावा एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशन बैकग्राउंड में आप कैसे कह सकता हूँ कि सर फॉर एग्जांपल के लिए आप जब 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं तो आपका उसमें क्या लेवल रहा है, पेपर का क्या लेवल रहा है, अकाउंट्स में कैसे मार्क्स आते थे, इन सब चीज़ों पे डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड के ऊपर हमने बात करी कि फाइनेंशियल बैकग्राउंड है तो अगर थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा पैसे लगेंगे, यहाँ पर उससे कम लगेंगे, यहाँ पर उससे कम लगेंगे, यहाँ पर उससे कम लगेंगे। बट ये भी देखना पड़ेगा ना, पैसे 10-15 हज़ार के चक्कर में ये नहीं देख सकता कि भाई मेरे को थ्योरी आती नहीं, तब भी मैं 60,000 का कोर्स है इसलिए मैं सीएस कर लेता हूँ। कोचिंग भी तो लोगे तो वहाँ पर वो बराबर हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डिसाइड करनी है, उसके बाद ही आप आगे करियर ऑप्शन पे देख सकते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि हमारे सारे के सारे कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.escholars.in या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर 88880402 पे व्हाट्सअप करके अपनी इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं। और बाकी जब आप वेबसाइट खोलेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना नाम डालेंगे, ईमेल डालेंगे, कॉन्टैक्ट डालेंगे, यहाँ पर कोर्सेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। तो आप CMA, CA, CMA, ACCA जिस भी कोर्स की आपको जानकारी चाहिए वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करिए और आपका मैसेज आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया हमारी वेबसाइट है www.escholars.in और हमारा हेल्पलाइन नंबर है 88880402। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे हेल्पलाइन नंबर से आप हमसे बात कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको इन 4 कोर्सेज के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद आपके लिए करियर चूज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया और आप आराम से चूज़ करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर बहुत आगे जाएंगे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय श्री श्याम।